हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम सब गद्य खंड के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व की पाठ को पढ़े हम कवि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के गुड़ियानी नामक ग्राम में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक अखबारों का भी संपादन किया, जिनमें प्रमुख अखबार थे अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। सन 1907 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह ही वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिवशंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय करजन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर करजन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है, जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आपका ही था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। छात्रों, जैसा कि आपने प्रस्तावना में जाना कि वायसराय लॉर्ड कर्जन हमारे देश के 2 बार वायसराय रहे और उन्होंने भारतीयों पर बहुत जुल्म, बहुत अत्याचार किए। लेकिन लेखक कहते हैं कि आज आपको इस देश से जाना पड़ रहा है। आपके शासन का अंत इस देश में अब हो गया है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो शुरू हो और समाप्त न हो। हर चीज़ का अंत है। सो आज आपके शासन का अंत आ ही गया। हालांकि आपकी कल्पना के अनुसार
आप यहाँ चिरस्थायी वायसराय होना चाहते थे, यानी लंबे समय तक वायसराय बने रहना चाहते थे। लेकिन ना आपको ही अंदेशा था और ना भारत देश के निवासियों को यह भरोसा था कि इतनी जल्दी आप चले जाएंगे। इससे ही यह विदित होता है कि संसार में ज़रूर कोई तीसरी शक्ति है जो इसको चला रही है, जिस पे आपका भी कोई काबू नहीं है और न यहाँ के लोगों का। विछड़न का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। लेखक कह रहे हैं कि आमतौर पे बिछड़ने का जो समय होता है वह दुख का संचार करता है, लेकिन आप आज जा रहे हैं तो हमारे हृदय में इसीलिए दुख हो रहा है। हालांकि आप जब दूसरी बार वायसराय चुने गए थे तो यहाँ के लोग कतई खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि आप दोबारा यहाँ न आए, लेकिन आप आए और आपके आते ही यहाँ के लोग दुखी हो गए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर ओहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। लेखक कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ये मनाया करते थे कि आपके शासन का अंत जल्द से जल्द हो, लेकिन देखिए कि जब आज वह दिन आ गया है कि जब आप जा रहे हैं तो यहाँ के लोग बजाय इस बात पर खुश होने के दुखी हैं। इसी से जाना कि विचलन समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव समय होता है। लेखक कह रहे हैं कि हालांकि हमें प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ दुखी हैं, तो इसी से मुझे ज्ञात हुआ कि बिछड़ने का समय जो होता है वह करुणा का सागर उमड़ देता है। हालांकि आपके जाने पे हमें खुश होना चाहिए, लेकिन आप आज जा रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है। इसलिए ये भी जान पड़ा कि यह समय बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। शत्रु भी जब बिछड़ने लगे तो व्यक्ति उदास हो जाता है। शांत रस का स्थायी भाव उदासीनता होती है, तो शत्रु भी जब बिछड़ने लगता है तो मन उदास हो जाता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। तो लेखक कह रहे हैं कि आपके देश में तो मुझे जाने का सौभाग्य कभी मिला नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब लोग एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। सुनिएगा, एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार शिव शंभू की 2 गायें थीं। उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन है। लेखक एक कहानी के माध्यम से कर्जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, लॉर्ड कर्जन को, कि देखिए हमारा तो देश ही ऐसा है कि लोग दोस्त को उनके दुश्मन भी बिछड़ता है तो दुखी हो जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए कि शिव शंभू की 2 गायें थीं। उन दोनों में एक बलवान थी और एक दुर्बल थी। और बलवान गाय जो थी दुर्बल गाय को हमेशा सींग से मारा करती थी। लेकिन एक दिन जब बलवान गाय को पंडित जी को दान में दे दिया गया तो कमज़ोर गाय जो थी उसके चले जाने से खुश नहीं हुई, बल्कि उस दिन उसने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। तो जिस देश में पशुओं का ये हाल है कि बिछड़ते समय वो इतने दुखी हो जाते हैं, तो फिर मनुष्यों का अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि आपसे पहले भी इस देश में अनेक प्रधान शासक आए, अनेक वायसराय आए और अंत में उनको भी जाना पड़ा। तो आप भी जा रहे हैं तो आप परंपरा का निर्वाह ही कर रहे हैं। फिर भी आपका शासनकाल जो था
वह अत्यधिक दुख देने वाला रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक क्या, यानी देखने वाले क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था। सूत्रधार कहते हैं निर्माता को। तो स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने खेल जो सुखांत समझकर खेला है। सुखांत कहते हैं जिसका अंत सुख से हो, तो वह दुखांत हो जाएगा। यानी जिसको उसने सुखांत समझकर खेल खेला था वह इस प्रकार दुखांत हो जाएगा, ऐसा सूत्रधार को भी नहीं पता था। देखने वाले की तो बात ही क्या करना। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसा हुआ। यानी बड़ी प्रसन्नता से आप आए, जब तक यहाँ रहे बड़ी प्रसन्नता से रहे, तो ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार दुख के साथ अंत कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। लेखक क्या बता रहे हैं कि घमंडी खिलाड़ी कोई हो तो वह समझता है कि वह खेल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि खेल तो ऊपर वाला रहा है जिसका खेल कोई नहीं समझ पाता। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। अब लेखक यहाँ लॉर्ड कर्जन के वायदों की याद दिला रहे हैं कि जब आप बम्बई में पहली बार उतरे थे तो आपने क्या कहा था। आपने वादा किया था, आपने इरादे जाहिर किए थे कि मैं भारत को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद जितने बड़े साहब आएंगे उनको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चारों तरफ विकास ही विकास होगा और सुख समृद्धि छाई रहेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आप स्वयं भी परेशान रहे और इस देश में इतनी अशांति आपने फैला दी कि आपके बाद आने वाले साहबों को इसको मिटाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपना भूख प्यास त्यागना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा, यानी आपने बड़ा अत्याचार किया और भारतवासियों को ऐसे नचाया जैसे गर्म तवे पे पानी की बूंदें नाचती हैं। आप न स्वयं खुश हुए और न यहाँ की जनता को खुश होने दिया, और इस बात का दुख लोगों के मन में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा दुख है लोगों के मन पर। विचारिए तो क्या शान आपकी देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। लेखक कह रहे हैं कि आप स्वयं सोचिए कि इस देश में आपकी कितनी शान थी और अब क्या हो गई है, यानी अब वह शान आपकी नहीं रह गई। आप कितने ऊंचे होकर कितने नीचे गिरे। यानी आए तो बड़े साहब बन के थे और लोगों ने भी यही सोचा और अपने माथे पे सिरोधार्य किया आपको, लेकिन फिर आप उनके मन से गिर गए। अलिफ लैला के अलादीन और अबुल हसन ने भी बगदाद का खलीफा होकर वह शान नहीं देखी जो शान आपने देखी थी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। यानी सोने की कुर्सी पे आप बैठा करते थे, आपके अगल बगल वाले भी चांदियों की कुर्सी पे बैठा करते थे। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे, यानी पहले आप थे फिर आपके सगे संबंधी भाई। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे, यानी बादशाह से भी पहले आपको देश के लोगों ने सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़ कर थे, यानी कि आपको ज़्यादा सम्मान मिला यहाँ के लोगों के मुकाबले, यहाँ के राजा रजवाड़ों के मुकाबले। अगर कोई सैनिकों का जुलूस जा रहा हो तो आपका हाथी सबसे आगे चलता था
उसमें हौदे होते थे, उसमें चंवर होते थे, उसमें छत्र होते थे। चंवर कहते हैं कि पशुओं के बालों से बना हुआ पंखा होता है, उसको चंवर कहते हैं। तो मतलब आपका शान सबसे ज़्यादा था। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, यानी ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद आप ही का पद सबसे महत्वपूर्ण था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, यानी जंगी लाट यानी सेनापति, उसके मुकाबले में भी आप नीचे गिर गए हैं, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वहीं ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। यानी आपके अपने देश में भी सेनापतियों को भी आपसे ऊंचा माना गया और आपको नीचा देखना पड़ा, यानी कि आपको बेइज्जती झेलनी पड़ी। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। हालांकि आपने अपनी मनमर्जी करवाने के लिए पद से इस्तीफा देने का भी धमकी दिया, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। लेखक कह रहे हैं कि आपके बारे में ऐसा प्रसिद्ध था कि आप बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति हैं, लेकिन उस सारी धीरता और गंभीरता को आपने इस बार काउंसिल के बेकानूनी कानून को पास कराने के लिए, यानी ऐसा कानून जो कानून नहीं के बराबर था, ऐसे कानून को पास कराने के लिए आपने कन्वोकेशन यानी दीक्षांत समारोह में जो आपने वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में इस दिवाला निकाल दिया आपने अपने इस धीरता और गंभीरता का। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। कहा कि यह हाल तो देश में था कि आप बहुत धीर गंभीर समझे जाते थे, तो इस बात का दिवाला निकला। और उधर विलायत में क्या हुआ, आपके देश में क्या हुआ कि जो आप ये बार बार इस्तीफा देने की धमकी देते थे, उसने आपकी जड़ें हिला दी। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। यानी धीरता गंभीरता तो पहले ही जा चुकी थी आपकी, आपको जो आपके अंदर जो टिके रहने का मादा था उसको भी आपने तिलांजलि दे दी। आप यहाँ से जा रहे हैं। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। यानी आप एक इशारा कर दें तो यहाँ के हाकिम जो थे, मालिक जो थे, आप जैसा कहते थे वैसा करते थे। राजा महाराजा एक हाँक पे ही चले आते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, यानी आप जिसको नाश करना चाहते थे उसका नाश कर देते थे, जो नष्ट करना चाहते थे उसे मिटा देते थे। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, यानी अनेक राज्यों को आपने मिट्टी की तरह नष्ट कर डाला, मिट्टी में मिला दिया। तो छात्रों, आज यहीं तक, इससे आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।